आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान एक जीवित प्रलेख होता है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ उसमें बदलाव आवश्यक है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। अनेक बार बदली हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में सरकार के ढांचे में परिवर्तन लाना आवश्यक कर देती है। यदि संविधान इन नवीन शक्तिशाली परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित न हो पाए तो क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हम चाहते हैं कि संविधान को यथाशक्ति ठोस स्थायी बनाएं, किंतु संविधान शाश्वत नहीं होता। यदि संविधान को कठोर और अपरिवर्तनीय बना दिया जाए तो देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और एक सजीव क्रियाशील सावयवी राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचती है। भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का संशोधन कठोर होना स्वाभाविक है, क्योंकि अनेक संविधान की प्रक्रिया इतनी जटिल और कठिन होती है कि संशोधन कार्य सरलता से नहीं हो पाता है। संसार में सबसे अधिक कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे अधिक लचीला संविधान ब्रिटिश संविधान है। भारतीय संविधान निर्माता न तो अमेरिकी संविधान के समान कठोर संविधान चाहते थे और न ही ब्रिटिश संविधान के समान लचीला संविधान चाहते थे। संविधान निर्माता एक ऐसे ही प्रलेख की रचना करना चाहते थे जो राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ विकसित हो सके, परंतु साथ ही इतना अधिक लचीला भी न बन जाए कि उसमें आए दिन परिवर्तन होते रहें। संविधान शासक दल के हाथों का खिलौना बन जाए। अतः संविधान निर्माताओं ने मध्यवर्ती प्रक्रिया को अपनाया, जो न तो ब्रिटेन की तरह लचीली और न ही अमेरिका के समान कठोर है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम संविधान के अनुच्छेदों को 3 वर्गों में विभाजित करने का विचार रखते हैं। पहले वर्ग में वे अनुच्छेद होंगे जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे। दूसरे वर्ग में वे अनुच्छेद होंगे जिनके संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तीसरे वर्ग में अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। इसमें संविधान के वे अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन केवल संसद द्वारा हो तो संविधान द्वारा निश्चित शासन पद्धति पर प्रभाव पड़ेगा। राज्यों तथा संघों के मध्य शक्ति वितरण संबंधी उपबंध इसी श्रेणी में आ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें संशोधन की 3 प्रणालियों का वर्णन मिलता है। पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ भागों में संशोधन की विधि साधारण कानून बनाने वाली विधि के समान है, अर्थात उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन हो सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद आते हैं जिनका संबंध राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, अनुसूचित जातियों व कबायली लोगों के शासन की व्यवस्था करना आदि। दूसरा है संविधान के कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन इसी विधि से हो सकते हैं। तीसरी प्रणाली है
कि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी आवश्यक है। इस वर्ग में निम्न उपबंध आते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, नंबर 4, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, नंबर 5, अनुच्छेद 241 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, नंबर 6, भाग 5 का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका, नंबर 7, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, 8, संघ राज्यों में विधायी संबंध, 9, विधायी शक्तियों का विभाजन, 10, जिसमें शक्तियों के विभाजन की सूचियां हैं, नंबर 11, अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन विधि। संविधान की इस तीसरी संशोधन विधि से संशोधन करना जटिल है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान कठोर नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन की समस्या। 27 फरवरी 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से गोलकनाथ केस में यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या कम करने का अधिकार नहीं है। उससे पहले भारत सरकार ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में अनेक संशोधन संसद से कराए थे। गोलकनाथ केस के फैसले के बाद सरकार के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित करने अथवा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए किस प्रकार मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाए। अतः संविधान के अनेक विशेषज्ञों से परामर्श के उपरांत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुच्छेद 368 में ही उचित परिवर्तन किए जाएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में संविधान का 24वां संशोधन पास कराया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं संशोधन करने का अधिकार होगा। 24वें संशोधन द्वारा संशोधन प्रक्रिया की अस्पष्टता को दूर करते हुए यह भी निश्चित किया गया कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। इस 24वें संशोधन विधेयक को आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से भी अनुमोदित कराया गया, जिसके अनुसार संसद को मौलिक अधिकार तथा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार मिल गया। इस संविधान संशोधन को केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को अपने निर्णय में गोलकनाथ केस के पहले फैसले को बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध मान लिया और संसद के इस अधिकार को स्वीकार कर लिया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, परंतु संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन की कुछ आधारों पर या कुछ बातों में अस्पष्टता होना स्वाभाविक है, इसके आधार पर इस संशोधन पद्धति की आलोचना की जाती है।
जैसे नंबर 1, यदि किसी संविधान संशोधन के विषय में संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाएगा। संविधान इस बारे में स्पष्ट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 में अपना विचार व्यक्त किया कि संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह विधायिका प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं। नंबर 2, संविधान यह नहीं बताता कि किसी भी संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है अथवा नहीं। नंबर 3, संविधान यह निर्धारित नहीं करता कि कितने समय में राज्य विधानमंडलों को संशोधित विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। नंबर 4, संविधान संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार केवल संसद को है, राज्यों के विधानमंडलों को नहीं। यह संघीय सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। नंबर 4, संशोधन प्रस्ताव रखने का नंबर 5, स्विट्जरलैंड के समान भारतीय नागरिकों को संविधान में संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए आरंभक की व्यवस्था नहीं है। नंबर 6, संविधान संशोधन विधेयक हर तरह से साधारण विधेयक के समान प्रस्तुत किया जाता है जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नंबर 7, संविधान संशोधन विधि संबंधी प्रक्रिया कुछ उपबंधों के संबंध में अधिक जटिल है, परंतु भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में उपर्युक्त कमियों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। भारतीय संविधान इतना कठोर नहीं है कि उसमें आवश्यक संशोधन न हो सके और न ही इतना अधिक लचीला है कि इसमें किए जाने वाले अनुचित संशोधनों को रोका न जा सके। डॉक्टर वीयर के शब्दों में भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। पायली ने लिखा है कि ऐसा कोई भी अन्य संविधान नहीं है जो इस प्रकार लचीली तथा कठोर दोनों प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे। यह विशेषता केवल भारतीय संविधान में ही है। भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का अनूठा मिश्रण पाया जाता है। धन्यवाद।